नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां त्यागी रोड स्थित एक निजी होटल में भाजपा की ओर से व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा को आगे बढ़ाने में व्यापारी भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि मौजूदा समय में भी व्यापारी भाई राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। व्यापारी भाइयों का हमेशा से हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और जब शुरुआत में हमारी पार्टी की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक जनसंघ जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमेशा एक नींव के पत्थर की तरह व्यापारियों ने हमेशा पार्टी का समर्थन किया है। उसके संवर्धन के लिए, विकास के लिए हमेशा आ गए हैं। उनकी मांगें हैं राज्य के अंदर की भी हैं और हमारे देहरादून की भी हैं। उन सभी को हम लोगों ने गंभीरता से उस पर हम लोग निर्णय करेंगे, गंभीरता से उसका समाधान निकालेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 9 वर्ष का कालखंड है, ये उत्कर्ष का कालखंड रहा है। इसमें हर वर्ग के लिए नीतियां बनाई गई हैं, कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें व्यापारी वर्ग को भी, चाहे उनकी सुरक्षा हो, चाहे उनका निवेश हो, चाहे उनका व्यापार बढ़ना हो या उद्योग बढ़ना हो, उस सभी दिशाओं में अनेकों निर्णय देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। तो हमने अपेक्षा करी है कि हमारे सभी व्यापारी भाई हमारे पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर आम जन को जो है वो सब बताएंगे, जो उपलब्धियां रही हैं, जो शानदार काम हुए। मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी की पहल पर देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू किया गया है, जिसके बाद भी आपको बता दें कि हरिद्वार के सीतापुर परीक्षा केंद्र में यूके SSSC परीक्षा में एक शख्स को नकल करते पकड़ा गया है। यूके SSSC के आयोजित उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा में युवक अपने भाई राहुल सैनी के स्थान पर परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने पहुंचा था, लेकिन एडमिट कार्ड और भरे गए फॉर्म की जांच करने पर युवक पकड़ा गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश में नकल विरोधी कानून बनने के बाद पहले मुकदमा ज्वालापुर कोतवाली में दर्ज किया गया है। यह मुकदमा अंकित सैनी नाम के युवक के खिलाफ दर्ज किया गया है। तो नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। भाई की जगह यूके SSSC परीक्षा दे रहा था युवक। विभिन्न धाराओं में युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। परीक्षा हरिद्वार के विभिन्न सेंटर्स में आयोजित हो रही थी, जिसमें एक सेंटर सीतापुर ज्वालापुर क्षेत्र का है, जहां पर एक संदिग्ध छात्र केंद्र व्यवस्थापक को मिला। उसकी जांच करने के बाद पाया गया कि वह स्टूडेंट अंकित सैनी नाम का जो है अपने भाई के नाम पर वहां पर परीक्षा केंद्र पर था। उसका जो एडमिट कार्ड था और जो उसके द्वारा फॉर्म भरा गया था, उसमें विभिन्नता पाई गई। इसको देखते हुए संदिग्धता के आधार पर आज मुकदमा ज्वालापुर में पंजीकृत किया गया और ये हरिद्वार में प्रथम मुकदमा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विकास खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए, नकल विरोधी कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा? विकास, आपको आवाज आ रही है? तो देखिए नकल, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में जिस तरह जो सख्त जो नकल कानून जो बना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है कहने के सख्त नजर आ रहे हैं। हालांकि बात करें तो पहला मुकदमा सख्त नकल को लेकर जो मुकदमा दर्ज हुआ हरिद्वार के कोतवाली क्षेत्र में दर्ज हुआ। हालांकि जिस तरह से जो यूके SSSC की जो परीक्षा थी कल वन दौरा की, उसको देखते हुए जो एक जो भाई है वो जो है भाई की जगह जो परीक्षा देना पहुंचा था, तो उसको लेकर जो वहां के व्यवस्थापक है और जो प्रधानाचार्य है, कहीं ना कहीं जिस वक्त वहां पर जो है पता चला, जांच में जो पड़ताल में वहां पर पता चला कि
कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट्स की जो पूरी खाना पूर्ति जो पूरी तरह से जो मैच ही नहीं हो पाए थे, तो इसको लेकर जो है वहां के जो व्यवस्थापक उनके द्वारा पुलिस में जो है तहरीर देकर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो वहां के मुख्य जो व्यवस्थापक थे उनके द्वारा साफ तौर बताया गया कि जिस तरह से जो भाई की जो परीक्षा देने पहुंचा था उसको जो पूरी तरह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई जो संबंधित धाराओं में वहां पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ऐसे में लेकर उत्तराखंड में जिस तरह कड़ा कानून नकल विरोध को लेकर मिला, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उस पर प्रशासन भी और जो आला अमला है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर जो मुस्तैदी से साथ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो है लगातार जो परीक्षा हो रही, तो कहीं ना कहीं नकल विरोध के खिलाफ जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कड़े कानून के लिए जो जिस तरह से ये जो है बनाया, तो इसको लेकर जो आला जो अमला है जो अधिकारी वो भी पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद था। कहीं ना कहीं कल जो जिला हरिद्वार में जो परीक्षा पूरी तरह संपन्न हुई, कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से जो वहां पर मुस्तैदी आला जो प्रशासन कहीं ना कहीं वहां पर तैनात तो साफ तौर पर नजर आया। तो ऐसे में जो जिस तरह से एक शख्स यहाँ पर जो है पकड़ा गया, भाई की जगह जो बैठा हुआ था, कहीं ना कहीं जो कागज थी उसकी पूरी तरह से मैन मिलाप वहां पर नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब जो उसको जेल भेजने की तैयारी भी उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से कर चुकी है। जी बिल्कुल विकास, देखिए मुकदमा अंकित सैनी नाम के युवक के खिलाफ दर्ज किया गया है जो भाई की जगह यहां पर पेपर देने के लिए पहुंचा था। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है और ये कहां का रहने वाला है, इसको लेकर के कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल जो ये अंकित सैनी था, ये भी जो है हरिद्वार जिले का रहने वाला है। हरिद्वार जिले में जो गांव पड़ता है भगवानपुर, वहां से जो है युवक आया था, भाई की जगह जो परीक्षा दे रहा था। तो ऐसे में जो है साफ तौर पे कई संबंधित धाराओं में इस पे जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कहीं ना कहीं और भी इससे पुलिस अभी पूछताछ करी है। और कुछ ही समय के बाद जिस तरह से जो कोर्ट में इनके जो भाई को जो पेश किया जाए, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं पुलिस अब और भी जांच पड़ताल करी कि आखिरकार इसमें किस तरह से इनके द्वारा जो पूरी तरह से भूमिका बनाई गई थी, हालांकि किस तरह से इनका जो प्लान बना था कि वो भाई की जगह परीक्षा देने पहुंचेगा। तो ऐसे में जो पुलिस के सामने और भी कई अहम खुलासे इसमें होंगे और लगातार इस पर जो पुलिस अभी पूछताछ करी है, कई संबंधित धाराओं से मुकदमा दर्ज हो चुका है। हालांकि अब जो कहीं ना कहीं जो आला अमला जो प्रशासन पूरी तरह से इस पर मुस्तैद बना रहा है। हालांकि अभी किस जो जहां जो हरिद्वार जिले में जो सेंटर थे वहां पर भी पूरी तरह से चेकिंग अभियान जो है प्रशासन का चला। आखिरकार इस तरह से जो शख्स है जो जिससे ये पहुंचे तो और कोई तो इसमें जो कोई संलिप्त तो नहीं है। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से इसमें पूरी तरह से जांच पड़ताल चल रहा है, लेकिन इसमें भी और भी अहम खुलासे हो सकते हैं क्योंकि अभी प्रशासन पूरी तरह से भी इसकी गहराई तक पहुंच रहा है। हालांकि इनके द्वारा जिस तरह से जो पूरा जो प्लान जो बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, क्योंकि अगर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भाई की जगह भाई परीक्षा देना पहुंच रहा तो कहीं ना कहीं बड़ा एक हौसला साफ तौर पर माना जाता है। हालांकि सैन भी वहां पर पूरी तरह से मैच नहीं हो पा रहे थे, जो डॉक्यूमेंट से जो फोटो थे वो पूरी तरह से वहां पर मैच नहीं हो पाया। ऐसा जो वहां के जो संस्थापक थे मुख्य, उन्होंने साफ तौर पर बताया, प्रधानाचार्य के द्वारा भी जानकारी दी गई है कि इस तरह से जो कई जो कागज थे जो वहां पर मिलाप नहीं हो पाए। तो ऐसे में जो पूरी तरह से मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कहीं ना कहीं और भी इन पर कड़ी कार्रवाई भी करने जा रहा है प्रशासन। जी बिल्कुल विकास, देखिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया, अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत एमबीपीजे कॉलेज में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री, आपको बता दें कि गजरात बिष्ट भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा, संयुक्त मोर्चे के इस सम्मेलन में सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि आगामी 2024 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन सके। पूरे देश के अंदर महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ हो चुका है और उसी के तहत आज हल्द्वानी विधानसभा का संयुक्त मोर्चे का सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। 2024 को देखते हुए 9 साल की जो हमने 9 साल में उपलब्धियाँ की हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर, उन सभी उपलब्धियों को हम जन जन पहुँचा रहे हैं और जो पूरे सभी मोर्चों का निर्देशित भी किया जाए कि वो घर घर संपर्क करके जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुए हैं उन सबको उनके घरों तक पहुंचाएं और निश्चित रूप से 2024 में इस भारत के विकास के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत के सम्मान के लिए दोबारा माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें, यही पूरी देश की जनता से अपील की जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा जोरों पर है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य देवों के दर्शन को पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक चारधाम यात्रा कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। केदारनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर 16 जून तक सरकार ने रोक लगा दी है। ऑनलाइन पंजीकरण पर पहले से ही रोक लगी हुई थी। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन और पर्यटन विभाग ने फैसला लिया है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच गया है।
चारधाम यात्रा में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए अब तक 43 लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। तो चारधाम यात्रा ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जोरों पर है ये यात्रा और लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा की जो देखिए पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन जो प्रशासन है वह पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। भीड़ बढ़ती जा रही है, तो श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 25 लाख के पार पहुंच चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए चारधाम यात्रा की जो तैयारियां थी पहले पूरी तरीके से कर ली गई थी, लेकिन अब भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि अब यहां पर चारधाम यात्रा पर रोक भी लगा दी गई है। पहले ऑफलाइन पर रोक, अब ऑनलाइन पर भी रोक लगा दी गई है। क्या अभी जानकारी मिल पा रही है? मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, तमाम सारी तैयारियां की गई है। इसके साथ ही यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रशासन है वह चारधाम यात्रा की पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करे, वहां पर किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो यात्रियों का जो हुजूम है चारधाम यात्रा की तरफ पहुंच रहा है। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वह चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। यात्रियों की सुविधा को लेकर अब जो ऑनलाइन पंजीकरण है, खासकर अगर केदारनाथ धाम की यात्रा की बात करें तो केदारनाथ धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है, क्योंकि जो यात्री हैं लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं तो अव्यवस्थाएं ना फैलने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। चाहे ऑफलाइन की बात की जाए या फिर ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसकी बात की जाए, इस पर रोक लगाई गई है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरीके से सजग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्री हैं, यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। कई पड़ाव बनाए गए हैं जहां पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो सरकार अपनी तैयारियां पूरी तरीके से लगी हुई है, यात्रियों की मॉनिटरिंग का काम किया जा रहा है। और अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो वह खुद भी यात्रा जो मार्ग है और जो यात्रा की व्यवस्थाएं हैं उसकी मॉनिटरिंग करते हुए भी नजर आते हैं। वो समय समय पर जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे फीडबैक भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नवीन, जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो 25 लाख के पार पहुंच चुका है और 16 जून तक अभी रोक लगा दी गई है। क्या ये अवधि आगे बढ़ भी सकती है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से यात्री उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं, खासकर चारधाम यात्रा की तरफ रुख कर रहे हैं, इसको देखते हुए यह रोक लगाई गई है। कहीं ना कहीं यह रोक आवश्यक भी थी, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो लगातार चारधाम यात्रा चल रहे हैं, केदारनाथ यात्रा पे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मियों की छुट्टी पड़ी हुई है, तो जो उत्तराखंड से नजदीकी क्षेत्र हैं, चाहे दिल्ली की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए और अन्य जगहों की बात की जाए, तो वहाँ के भी जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वह चारधाम यात्रा की तरफ आ रहे हैं। इसके साथ ही अब व्यवस्थाएं गड़बड़ाने ना पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। इस वजह से जो पंजीकरण की प्रक्रिया है, खासकर केदारनाथ धाम के लिए, उस पर रोक लगाई गई है। शासन और प्रशासन पूरी तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर मुस्तैद है। तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, रहने खाने की व्यवस्थाएं की गई हैं और जो ठहरने की व्यवस्था है उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ी बात यह होती है कि लगातार बारिश होती रहती है और यात्रियों को परेशानी ना आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए रहने खाने और ठहरने की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया गया है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो समय समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों से इसकी फीडबैक लेते हुए भी नजर आते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा भी है कि जो चारधाम यात्रा चल रही है, उत्तराखंड का एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जो देश और विदेश में जाए कि जो यात्रा है वह पूरी तरीके से सुगम हो। जो यात्री हैं, चाहे देश के यात्री हो या फिर विदेशों के यात्री हैं, उनकी यात्रा सुगम बनाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल नवीन, देखिए जो श्रद्धालु है वो दूर दराज से चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं और पहले 15 जून तक रोक लगाई गई थी, अब 16 जून इसको कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि श्रद्धालुओं को बड़ी निराशा हाथ लगी है। जी, निश्चित तौर पर रोक का सबसे बड़ी बात यह है कि रोक इसीलिए लगाई गई है कि जो यात्री हैं, तमाम सारे जो यात्री हैं, उनका हुजूम पहुंच रहा है, व्यवस्थाएं तो बिगड़ने ना पाए, इसलिए रोक लगाई गई है। हालांकि साफ तौर पर सरकार द्वारा भी कहा गया है कि जो भी यात्री आ रहे हैं अपना पंजीकरण कराकर ही आए और पंजीकरण कराने से उनकी जो सुविधा है उसे सुविधा मिलने का काम होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस चीज को लेकर गंभीर है और रोक इसीलिए लगाई गई है कि जो यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, कई
कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, चाहे रहने की या फिर अन्य विषय की बात हो। तो सरकार इस चीज को लेकर गंभीर है और यात्रियों को भी यात्रियों से भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी यात्री आ रहे हैं वह अपना पंजीकरण करवा के आए, जिससे कि जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ने ना पाए। बिल्कुल नवीन, देखिए जो आंकड़ा है वो 25 लाख के पार पहुंच चुका है, इसी वजह से रोक लगानी पड़ी है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में चारधाम यात्रा और वीकेंड पर उमड़ी भीड़ के कारण पिछले 2 दिन आपको बता दें कि जाम की स्थिति बनी रही, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही गंगा स्नान करने आ रहे श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं जाम को देखते हुए एसएसपी सहित आला अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर यातायात की कमान संभाली। एसएसपी अजय सिंह ने शंकराचार्य चौक से लेकर दूधाधारी चौक तक बाइक से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने लोगों से फीडबैक लिया। देखिए ये निरंतर जो मॉनिटरिंग रहती है अधिकारियों की, कटने लगे क्यों कर ऊपर करो ना, अभी बात कर रहे हैं। समस्या अभी इधर भी ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया और चारधाम यात्रा भी थी, हमारे यहाँ बहुत सारे स्नान मेले भी पड़ते रहते हैं, आगे कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो जो ग्राउंड पर जाकर, वैसे तो बात होती है लेकिन ग्राउंड पर जाकर जब वो समस्याओं को समझते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे समाधान से जो है ट्रैफिक को राहत मिल सकती है। और इधर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में यातायात मतलब दबाव रहा है इसलिए, क्योंकि काफ़ी सारी संख्या में वाहन है। बांग्लादेश से मसूरी आए 45 अधिकारियों में से एक अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये सभी अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में ट्रेनिंग के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से आए 45 अधिकारियों का दल मसूरी के लाल टिब्बा और धनोल्टी घूमने के लिए गया था, जिसमें से 36 वर्षीय व्यक्ति की धनोल्टी से वापस आते हुए अचानक से रास्ते में तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि 36 वर्षीय एमडी अलामीन बांग्लादेश में एसडीएम की पद पर तैनात है। एमडी अलामीन अपने सहयोगियों के साथ मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित होने वाली ट्रेनिंग के लिए आए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये श्री मोहम्मद अलामीन है, बांग्लादेश के नागरिक हैं, वहाँ पे एसडीएम साहब हैं। यहाँ पे आए थे ट्रेनिंग के लिए आईएएस एकेडमी में। हमारे पास जब लाए तो ब्रॉट इन डेड कंडीशन में थे। हाँ, वैसे कोई सीरियस बात नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी गति से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी पर धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा, इस पर नीतिगत निर्णय केंद्र और प्रदेश सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा, इस पूरे मामले में ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स की ओर से लापरवाही की गई, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पर जब से राज्य सरकार ने प्राइवेट ठेकेदारों से काम छीनकर सरकारी एजेंसियों को दिया है, तब से लेकर अब तक कार्यों में तेजी आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल लोगों को दिक्कतें जरूर होंगी, लेकिन आने वाले भविष्य में चीजें जरूर सुधरेंगी। देखिए, स्मार्ट सिटी मेरा पहले से कहना रहा है, नीतिगत निर्णय सरकारों ने लिया, केंद्र सरकार ने लिया, प्रदेश सरकार ने लिया, पैसा भी उपलब्ध करा दिया। अब उस चीजों को, जो प्रोजेक्ट थे उनको एग्जीक्यूट करने का काम था। स्मार्ट सिटी जो हमारा एसपी भी बना हुआ है उसको देखना था। उसके साथ साथ जो उसके साथ टेक्नोक्रेट्स हैं जिनको ये काम धरातल पर उतारना होता है उनको देखना था। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स के लेवल पे जो लापरवाहियां हुई है उसका खामियाजा जनता भुगत रही है। तो अभी कुछ समय पहले सरकार ने सारा काम अपने हाथ में लिया है और जो प्राइवेट एजेंसीज थी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे। उत्तराखंड के रामनगर में जर्जर हो चुके सरकारी स्कूलों के भवनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। दरअसल इन सरकारी स्कूलों की हालत काफी खराब है। कई स्कूल ऐसे भी हैं जो बिल्कुल गिरने की स्थिति में हैं। बावजूद इसके यहां बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। इसी कड़ी में तहसीलदार विपिन चंद्र पंत ने शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ सभी सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। तहसीलदार विपिन चंद्र पंत ने कहा कि शिक्षा विभाग ने रामनगर में 131 स्कूल चिन्हित किए हैं, जिनको 4 श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें डी श्रेणी में 14 स्कूल शामिल किए गए हैं। इन सभी स्कूलों के भवन बुरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं।
ऐसे में इन स्कूलों का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अभी शिक्षा विभाग के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो सूची मिली है उसमें लगभग 130 विद्यालयों की हमें लिस्ट मिली है, जिसमें 4 कैटेगरी में उनको कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी ए, बी, सी और डी में। और जो स्कूल यहाँ पर जो इस समय जो आपदा के दृष्टिगत भी जो डिलेपिडेटेड कंडीशन में है जो बहुत ज़्यादा, तो उनका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है मेरे और खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर के द्वारा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है हम लोग जो है आज लगभग 14 विद्यालयों का संयुक्त निरीक्षण करेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।